going to discuss about flood after flood. सैलाब के बाद कौन कौन सी बीमारी, सैलाब के बाद हमको कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, और सैलाब में वो कौन सी बीमारियां हैं जो एपिडेमिक सूरत हाल इख्तियार कर सकती हैं, वो कौन सी हालात है जो रिस्क है बार कम्युनिकेबल डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे पोस्ट फ्लड, सैलाब के बाद। सैलाब के बाद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो सैलाब के बाद कुछ डिजीज़ आती है। उन डिजीज़ में ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है वो वाटरबॉर्न होती है और वेक्टरबॉर्न होती है। सैलाब के बाद जो डिजीज़ आती है ये हमारे साथ एक ख़तरा है, एक ज़ाहिरी ख़तरा है कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के लिए। और कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो आती है ये एपिडेमिक मीन की वबाई शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा, तो इन डिज़ीज़ में कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है? तो आफ्टर फ्लड या पोस्ट फ्लड जो डिज़ीज़ है इनमें पहले नंबर पे जो है ये वाटरबॉर्न। वाटरबॉर्न मीन वो डिज़ीज़ जो पानी की वजह से एक पर्सन से दूसरी पर्सन को मुंतकिल होती है या एक कम्युनिटी में, एक लोकल कम्युनिटी में डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। इसको कहते हैं वाटरबॉर्न डिज़ीज़ जो पानी की वजह से होती है। तो वाटरबॉर्न डिज़ीज़ में कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं? एक है कॉलरा, डाइसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस ए, लेप्टोस्पाइरोसिस एंड एंटेरिक फीवर। इसके अलावा बहुत सी और भी बीमारियां होती हैं जो वाटर से पैदा होती है, लग सकती है, लेकिन ये सीधा बीमारी है। दूसरे नंबर पे है वेक्टर-बॉर्न डिजीज़। तो वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ का मतलब है कि वो डिज़ीज़ जो एक वेक्टर के ज़रिए एक पर्सन से दूसरी पर्सन में मुंतकिल हो सकता है। और वो वेक्टर क्या हो सकता है? मॉस्किटो हो सकता है। वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ में येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, ज़ेका एंड चिकनगुनिया, ये वो सीधा बीमारी है जो वेक्टर के ज़रिए एक पर्सन से दूसरी पर्सन को मुंतकिल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सैलाब के बाद एक बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार करते हैं तो इसमें वेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें डेंगू या मलेरिया का, तो मलेरिया में जो वेक्टर है वो हमारे साथ मॉस्किटो है। और मॉस्किटो क्या करती है? ये स्प्रेड करते हैं प्लाज्मोडियम को। तो वो प्लाज्मोडियम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वेक्टर के ज़रिए, जो यहाँ मॉस्किटो है, मॉस्किटो के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मुंतकिल हो सकती है। अच्छा, तो इन बीमारियों का साइन और सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो सिम्टम्स जो है इन बीमारियों में ज़्यादातर जो वाटरबॉर्न डिजीज़ में और वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ में फीवर ये सिमिलर होता है। यहाँ वॉमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, स्किन रैशेस। ये वो सिम्टम्स है जो आपको क्लियर इंडिकेशन दे सकते हैं आफ्टर फ्लड जो बीमारी स्प्रेड होता है। इन बीमारियों में ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो सिम्टम्स क्लियरली नहीं देती, लेकिन ओनली एक या दो किस्म की सिम्टम्स देती है और इनकी मिसाल आइसबर्ग जैसा होता है। तो उनको फाइंड आउट करना चाहिए। अगर ये साइन सिम्टम्स है या वाटरबॉर्न डिजीज़ से या वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ से सैलाब के बाद, तो मेडिकल केयर के लिए अगर एक पर्सन है जिसका टेम्परेचर एलिवेटेड है, मतलब ज़्यादा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड से, परसिस्टेंटली ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूसली ज़्यादा होता है और नॉट रिलीव्ड विद एनी, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल या मेफेनामिक एसिड, जो भी ड्रग हो और उसके साथ वो रिलीव नहीं होता, तो उसको मेडिकल केयर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन का टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर कंटिन्यूसली ज़्यादा होता है और ये पैरासीटामोल के साथ रिलीव नहीं होता, तो इसके लिए मेडिकल केयर लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अच्छा, अगर दूसरे नंबर पे परसिस्टेंट वॉमिटिंग, अगर एक पर्सन है और सैलाब के बाद उसको कुछ वाटरबॉर्न या वेक्टर-बॉर्न डिजीज़ हुआ है और उन डिजीज़ के साथ वॉमिटिंग है जो परसिस्टेंट है, मीन की कंटिन्यूस है, तो उसको मेडिकल केयर लेना चाहिए। परसिस्टेंट डायरिया, इस तरह अगर डायरिया परसिस्टेंट है, कंटिन्यूस है, तो उसको भी मेडिकल केयर लेना चाहिए। ब्लड स्टूल, डाइसेंट्री है, इसमें म्यूकस और ब्लड होता है और स्टूल ब्लडी होता है, तो अगर ये कंडीशन भी परसिस्टेंट है तो मेडिकल केयर लेना चाहिए। इस तरह अगर स्किन रैशेज़ है जो कंटिन्यूसली ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए भी मेडिकल केयर। जान लिया कि सैलाब के बाद कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं सैलाब के बाद, तो इसमें एक है वाटरबॉर्न डिजीज़, दूसरा है
वेक्टर बॉर्न डिजीज़, इन दोनों के साइंस सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं तो ये भी आपने जान लिया। फिर एक पर्सन कब मेडिकल केयर लेगा या इसको कब अंदाज़ा होगा कि अभी मुझे मेडिकल केयर लेना चाहिए, तो इनके लिए कुछ शराइत है जो आपने पढ़ लिया। अभी हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं सैलाब के बाद मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम कौन सी एहतियाती तदाबीर है, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है और कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो हम वो परफॉर्म करके मुख्तलिफ डिजीज़ से बच सकते हैं। जो वेक्टर बॉर्न है या वाटर बॉर्न डिजीज़ है, इससे हम सैलाब के बाद बच सकते हैं, वो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर हैं। तो फर्स्ट नंबर, सैलाब के बाद आपको क्या करना चाहिए, इंश्योर सेफ वाटर। आपको वाटर की जो सोर्सेज है उसको इंश्योर करना चाहिए कि ये सेफ़ हो, इसलिए कि फ्लड के साथ जो पानी आया है उस पानी ने अपने साथ पैथोजेनिक मटेरियल, इन्फेक्शियस एजेंट और इस तरह मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ पोल्यूशंस ये अपने साथ ले आया है। और पानी की जो रिसोर्सेज है, चाहे वो शैलो वेल हो या डीप वेल हो या ट्यूब वेल हो या हमारे साथ स्प्रिंग हो या कोई और रिजर्वायर हो वाटर के, तो वो सब हमारे साथ कंटेमिनेटेड हुआ है। तो सैलाब के बाद आपको चाहिए कि पानी के जो ज़खायर है उसको इंश्योर करें कि ये साफ़ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने जब पानी हासिल किया तो इसको बॉयल करना चाहिए। बॉयलिंग के साथ क्या होता है, बॉयलिंग के साथ इसमें जो पैथोजन होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, ख़त्म होता है, केमिकल इम्प्योरिटीज़ है बॉटम में बैठते हैं और आपके साथ साफ़ वाटर रह जाता है। तो बॉयलिंग के साथ मैक्सिमम ऑफ पैथोजन मर जाते हैं। तीसरे नंबर पे हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का मतलब है पर्सनल हाइजीन। ये जो दो है ये एनवायरमेंटल हाइजीन में आते हैं और हैंड वॉशिंग है ये पर्सनल हाइजीन में आते हैं। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है टॉयलेट के बाद जब आपने टॉयलेट यूज़ किया, मतलब कि यूरिनेशन के लिए, डिफिकेशन के लिए, तो हाथ धोना चाहिए साबुन के साथ। इस तरह खाने से पहले भी हाथ को धोना चाहिए। तो इसको हैंड वॉशिंग मतलब कि मेडिकली जो हैंड वॉशिंग रिकमेंडेड है वो टॉयलेट के बाद और ईटिंग से पहले हैंड वॉशिंग करना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है, इनके साथ मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, या आपने किसी से हाथ मिलाया या मतलब आपने कोई केमिकल हाथ में लिया है तो मुख्तलिफ जर्म्स है जो इस हाथों में होता है। आप जाने अनजाने कुछ खाना खाती है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये साथ अंदर जाती है ये जर्म्स, तो ये डिजीज़ पैदा कर सकती है। तो इसलिए हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। साथ चौथे नंबर पे है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो सब्जियां और फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं इसको तारुली वॉश करना चाहिए। तारुली इसलिए वॉश करना चाहिए कि हमारे साथ जो वेजिटेबल और जो फ्रूट है वो पोल्यूटेड वाटर से कंटेमिनेट हुआ है और इस कंटेमिनेटेड फ्रूट और वेजिटेबल को अगर किसी ने खा लिया तो इसमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इसलिए फ्रूट और वेजिटेबल को कंटिन्यूसली वॉश करना है। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे हमारे साथ है स्टे हाइड्रेटेड। तो अगर किसी को बदकिस्मती से इन डिजीज़ में कोई साइंस सिम्टम्स हो या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से हो या वाटर बॉर्न डिजीज़ से हो तो इसको स्टे हाइड्रेटेड मीन, इसको हाइड्रेशन, स्टे हाइड्रेटेड मीन कि इसकी बॉडी में जो पानी का मिकदार है वो कम नहीं होना चाहिए। लास्ट नंबर पे हमारे साथ है डोंट यूज़ फ्लड डैमेज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो खुराक चाहे वो वेजिटेबल से हो चाहे वो फ्रूट से हो, वो अगर सैलाबी पानी से कंटेमिनेटेड हुआ है तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये क्यों? ये इसलिए कि कंटेमिनेटेड वाटर में जो पैथोजन है वो ज़्यादा है। अगर किसी ने ये खा लिया और ये फ्लड वाटर के साथ डैमेज है तो डैमेज में बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई या अदर पैथोजन प्रोटोजोआ इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये अंदर हमारे साथ बहुत सी इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। तो इससे बचने के लिए ये जो एहतियाती तदाबीर है ये इख्तियार करनी चाहिए और इन डिजीज़ से बचना चाहिए। सैलाब तो आया है, पानी आया है, घरों में ये अंदर जा चुकी है और गोदामों में ये जा चुकी है। जो पानी की रिजर्वायर है, फूड की जो स्टोर रूम है वहाँ ये जा चुकी है। और इस डिज़ीज़ से बचने के लिए हमारे साथ ये हिफाजती तदाबीर है जो हम ये इख्तियार कर सकते हैं। सैलाब तो आया है, पानी आया है, घरों में ये अंदर जा चुकी है और गोदामों में ये जा चुकी है। जो पानी की रिजर्वायर है, फूड की जो स्टोर रूम है वहाँ ये जा चुकी है। तो अभी कौन सी वो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार कर सकते हैं? तो ये हमने 6
प्रिकॉशनरी मेजर पढ़ी है। इससे आगे भी बहुत और सी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, लेकिन ये जो चीदा बातें थे आपने जान लिया। तो अगर इन 6 बातों पे अमल की जाए तो भी इंशाअल्लाह हम डिजीज़ से बच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।